नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 22 अप्रैल 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, बिना आपका समय खराब करे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो अपन न्यूज़ देखेंगे वो पृथ्वी दिवस 2026 के बारे में, यानी कि हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम शतरंज में कुछ हमारे अचीवमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। वुशु जो कि एक नया टाइप का खेल है, उसमें कुछ राजस्थान से अचीवमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। सोलर एनर्जी के बारे में बात करेंगे, राजस्थान ने कैसा परफॉर्म किया है। साथ ही हम बात करेंगे पृथ्वी से जुड़े हुए एक आर्टिकल के बारे में, और ट्रेवल महाकुंभ जो कि जयपुर में आयोजित होने जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले 22 अप्रैल 2026 के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आज का दिन। आज का दिन हमारी धरती को समर्पित है, यानी कि आज के दिन बात होती है नीतियों के बारे में, कुछ इस तरह के इनिशिएटिव के बारे में जिससे धरती को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, रहने योग्य कैसे बनाया जा सकता है, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है। ये सारी बातें होती है धरती के बारे में। लेकिन क्या ये जमीनी स्तर पे चीजें लागू होती है, देखेंगे आने वाले स्लाइड्स में इसके बारे में। ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एग्जाम में सीधा पूछा जाने की संभावना तो उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक वेल रेड आदमी के लिए, वेल रेड पर्सन के लिए, यानी जिसने अच्छी स्टडी कर रखी है उसके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये कॉमन फैक्ट है, इस हिसाब से हमने इसको ऐड किया है। इस अभियान के तहत एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान था प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, और उसी को राजस्थान सरकार ने एक मिशन मोड में लेते हुए अब तक 19 करोड़ जो पेड़ है लगाए जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड़ लगाना आसान है लेकिन पौधे को पेड़ बनाना बड़ा मुश्किल काम है। यानी पौधे तो 19 करोड़ लगा दिए, लेकिन इस बात पे कहीं बात नहीं होती कि अभी वाकई में कितने पौधे जिंदा है, कितने पौधे अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, और कितने वास्तव में बड़े पेड़ बन चुके हैं। तो यह है, लेकिन फिर भी इनके प्रयास को साधुवाद किए, किसी न किसी दिशा में कुछ अच्छा काम हो रहा है। आगे बात करेंगे श्रेयांशी जैन के बारे में। ये मात्र 8 वर्षीय जो है इंडियंस है हमारी, इसने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सी प्रतियोगिता थी, प्रतियोगिता का नाम आप याद रखेंगे, फीडे कैडेट्स चैंपियनशिप। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, सर्बिया में इसका आयोजन हुआ था। तीन ही बातें याद रखनी है, नाम इनका याद रखना है श्रेयांशी जैन, 8 बिलो 8 ईयर्स वाला जो ग्रुप था उसमें, और प्रतियोगिता कहाँ पे हुई, सर्बिया में। तो ये दो तीन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इनके बारे में, हमारी लिटिल मास्टर के बारे में आप याद रखेंगे। आगे कुछ इंपॉर्टेंट, मॉस्को में एक वुशु प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है जिसको स्टार प्रतियोगिता बोला जाता है। इस प्रतियोगिता में शिव का स्वर्ण और धीरज का रजत, दोनों ही राजस्थान के निवासी है, दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया है। शिव जो था वो 60 केजी कैटेगरी में था और धीरज 100 केजी कैटेगरी में था। दोनों ये प्रतियोगिता 15 से 21 अप्रैल तक वुशु स्टार प्रतियोगिता मॉस्को रूस में आयोजित की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखा जाना चाहिए, क्योंकि किसी इंटरनेशनल प्रतियोगिता में अगर कोई राजस्थान के प्लेयर्स ने बहुत अच्छी अचीवमेंट या उपलब्धि हासिल करी है तो ये हमारे लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं। ये शिव और धीरज दोनों ही नहीं है, ये कोई रशियन प्लेयर है जिसकी सिंबॉलिक पिक हमने यहाँ ऐड करी है ना। आप इस बात से कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। चलिए आगे। आगे सोलर रूफटॉप के बारे में है। देखिए, आपको पता है अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में ये चीज़ें चल रही है। भारत सरकार की भी और राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, काफ़ी सब्सिडी दी जा रही है सोलर रूफटॉप के बारे में, यानी घरों की छतों पे सोलर लगवाना। और 2.45 लाख सोलर रूफटॉप राजस्थान में अब तक लग चुके हैं, और राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान है। यानी राजस्थान से आगे जो है ओनली गुजरात और महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पे राजस्थान है। टोटल 2.45 लाख जो है लोगों ने सोलर रूफटॉप लगवा लिया है। 1.44 लाख लोगों का बिजली का बिल शून्य है, यानी कि जितनी बिजली उत्पादित हो रही है सोलर से उससे कम बिजली ही वो लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि उनका बिल आ रहा है लगभग शून्य के बराबर। 2090 मेगावाट क्षमता जो है राजस्थान ने स्थापित कर ली है सोलर रूफटॉप से, और 700 नए उपभोक्ता प्रतिदिन इस अभियान से जुड़ रहे हैं, यानी कि जो राजस्थान की वृद्धि दर है वो काफी ज्यादा सकारात्मक है, और काफी अच्छे उसके नतीजे मिलेंगे आने वाले समय में। ये देखेंगे देश में सोलर रूफटॉप में क्या स्थिति है राज्यों की। तो सबसे पहले है गुजरात, लगभग इसकी जो क्षमता है 6,882 मेगावाट की, यानी कि लगभग 3 गुना है राजस्थान से। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जिसकी लगभग 5,442 मेगावाट, और राजस्थान की हमने पढ़ी थी लगभग 2,000 मेगावाट। ठीक है, तो ये तीनों का जो है कंपैरिजन हम काफी पीछे हैं, लेकिन तीसरा स्थान भी उसमें काफी
एक अहम भूमिका जो है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान का जो लगभग हिस्सा है वो पश्चिमी भारत में पड़ता है और हमें राजस्थान में अच्छी जो धूप है लगभग साल भर हमें मिलती है, तो ये एक बड़ा रीजन है कि यहाँ ये योजना सक्सेस होने की। आगे आपको पता है एप्पल जो है कंपनी है जो मोबाइल डिवाइसेस और भी इस तरह की काफी सारी डिवाइसेस बनाती है, काफी बड़ा ब्रांड है वर्ल्ड वाइड। और टिम कुक जो थे 2011 से इसके सीईओ पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। देखिए सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और किसी भी प्राइवेट कंपनी में किसी भी प्राइवेट एंटिटी में सीईओ का पद सबसे इंपॉर्टेंट पद होता है। अब जो है एप्पल ने जॉन टर्नस को नया सीईओ बनाया है। समझने वाली बात यह है कि जॉन टर्नस भी लगभग 2001 से एप्पल में ही काम कर रहे हैं और उनकी जो डिजाइनिंग विंग थी उसको हेड कर रहे थे। तो एप्पल के एक अनुभवी इंजीनियर है जिनको एक नई जिम्मेदारी दी है। एप्पल कंपनी काफी बड़ी है, सिलिकॉन वैली की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक, तो उसके सीईओ का चेंज होना एक ग्लोबल न्यूज बनता है। उसी हिसाब से हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड है। स्पोर्ट्स अवार्ड्स का नाम है लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। बात करते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स को माना जाता है नोबल पुरस्कार स्पोर्ट्स का, यानी कि जो साहित्य में नोबल पुरस्कार की जो जगह है वही स्पोर्ट्स में लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स की वही जगह, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन कैटेगरी है, एक तो है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, यानी कि स्पोर्ट्समैन ऑफ द स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, ये हो गए दो अवार्ड। तीसरा है टीम ऑफ द ईयर, यानी कि पूरे साल की सबसे बेस्ट टीम कौन सी है। अगर पुरुष कैटेगरी की बात करें तो कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी है, इनको बेस्ट स्पोर्ट्समैन का जो अवार्ड दिया गया है। एरिना सबालेंका जो है बेलारूस की प्लेयर है, इनको बेस्ट वुमन का जो है स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट टीम का अवार्ड गया है पेरिस की सेंट जर्मन जो क्लब टीम है फुटबॉल की, उसको बेस्ट टीम का अवार्ड मिला। तो तीनों अवार्ड आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक और चीज आप याद रख सकते हैं कि ये जो समारोह है ये कहाँ आयोजित हुआ है, मैड्रिड स्पेन में, जो कि स्पेन की राजधानी भी है। आगे देखेंगे ट्रेवल महाकुंभ का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, और कहाँ पे किया जा रहा है, जयपुर में। जयपुर का जो एग्जीबिशन सेंटर है सीतापुरा में, वहां पे जेईसीसी में इस ट्रेवल महाकुंभ जीआईटीबी जिसका 15वां संस्करण है, इसका आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है आरपीएससी के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, पहली चीज ये पूछा जा सकता है कौन सा संस्करण है। आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है ए 16वां, बी 14वां, सी 11वां और डी 15वां। पहला सवाल इस तरह से बन सकता है। दूसरा कि कहाँ पे आयोजन हुआ, तो जयपुर का जो सीतापुरा एग्जीबिशन सेंटर्स है जेईसीसी, वहां पे इसका आयोजन किया गया। तिथि पूछी जा सकती है 26 से 28 अप्रैल, यानी कि 3 दिवसीय ये इवेंट है। 50 से अधिक देशों के टूर ऑपरेटर्स यहाँ पे भाग लेंगे। आपको पता है जो टूरिज्म सेक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। टूरिज्म इंडस्ट्री विनिर्माण के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि लोकल्स को भी अपग्रेड करती है, लोकल्स को एम्पावर्ड करती है, लोकल्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा करती है, एक पूरी की पूरी इकोसिस्टम को, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसको भी बढ़ाती है। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है हमारी जो इमेज है वैश्विक रूप से, उस इमेज को बढ़ाने वाला जो सेक्टर है वो है टूरिज्म सेक्टर। तो इस तरह के इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार का पर्यटन विभाग, राजस्थान का पर्यटन विभाग, ये सारे जो डिपार्टमेंट है कि ये सब मिलके इसका आयोजन जो है कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इस पे ध्यान देंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए ऐड कर दिया, इसको याद रखने वाली जैसी कोई बात नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। अब हम बात करते हैं आगे जो आर्टिकल हमने इंक्लूड किया है, और आज 22 अप्रैल है, आपको पता है पृथ्वी दिवस है, जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बात करी, क्लास की शुरुआत में बात करी, उसी से एक जुड़ा हुआ एक आर्टिकल जो है हमने इंक्लूड किया। देखिए दोस्तों, आपने अम्लीय वर्षा सुनी होगी, ठीक है, लेकिन एक नई वर्षा के बारे में यहाँ राइटर बात कर रहे हैं, वो है प्लास्टिक वर्षा। और ये आपको सुनने में सरप्राइज लगेगा, लेकिन ऐसा हो रहा है, दुनिया में बहुत सारी जगह प्लास्टिक वर्षा देखने में आई है। और ये हमारी जो पूरी की पूरी एक मानवता है, पूरी की पूरी जो हमारी एक इकोसिस्टम है, हमारी जलवायु है, इसको नुकसान करने वाला फैक्टर है। इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले राइटर इसमें बात करते हैं कि जब भी इस तरह के दिवस होते हैं, मान लीजिए जैसे आज पृथ्वी दिवस है, तो आज बहुत सारी बातें होगी। जो नीति निर्माता है, जो देशों के राष्ट्राध्यक्ष है, वो अच्छे अच्छे
ट्वीट करेंगे और अच्छे अच्छे वर्कशॉप होंगे, अच्छी अच्छी बातें होंगी, अच्छी प्लानिंग्स बनेगी, लेकिन फिर दोबारा बैक टू नॉर्मल सारे लोग जनरल बात करेंगे और इसको सब भुला दिया जाएगा। और जमीनी स्तर पे जिस तरह से नीतियां बननी चाहिए उस तरह से नीतियां नहीं बनेगी। ये राइटर का पहला कंसर्न है। राइटर मेरा कहने का मतलब होता है जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, या जो भी विचार है वो मेरे नहीं है, वो उस आर्टिकल में जो राइटर ने लिखे उसके विचार है, और हमें उन्हीं बातों को लेना है जो अपने को ठीक लगती है, हमारे आंसर्स को बैलेंस करती है, उस तरह की बातें अपन इसमें से लेंगे। आगे बात करते हैं कि दो गंभीर खतरे जो है धरती के सामने। सबसे पहला जो है वो है अम्लीय वर्षा, और दूसरा जो खतरा है वो है प्लास्टिक वर्षा। अम्लीय वर्षा के बारे में सबसे पहले अपन देख लेते हैं। और राइटर इसमें बोल रहे हैं कि प्रकृति को और पारिस्थितिकी तंत्र जो है पूरा का पूरा प्रकृति का, उसको ये काफी ज्यादा नुकसान करेगी। अब सबसे पहले बात करते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में। चलिए मैं आपको अच्छे से बिल्कुल बेसिक से अम्लीय वर्षा समझाता हूं, ठीक है। देखिए, जितना जो पोल्यूशन होता है ईंधन के जलने से, वाहनों के चलने से, बड़ी बड़ी फैक्ट्री से जो केमिकल रिएक्शन से, इनसे दो चीजें निकलती है, दो गैसें निकलती है बेसिकली। कौन सी निकलती है? एक होती है SO2 और एक होती है NO2। दोनों को समझेंगे। SO2 क्या है? यह है आपका सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, और यह है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों निकलती है कहां से? इंडस्ट्री और जितने भी पोल्यूशनकारी जो तत्व है उनसे। ये जाके वायुमंडल में जाती है, और वायुमंडल में आपको पता है जलवाष्प होता है। क्या होता है? जलवाष्प। तो जलवाष्प इसके साथ भी मिलता है, जलवाष्प इसके साथ भी मिलता है। ठीक है, ये दोनों जब मिलते हैं तो होता है अभिक्रिया, यानी कि जब ये दोनों गैसें जलवाष्प के साथ मिलती है तो वहां एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया के बाद सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। यानी कि SO2 सोडियम ऑक्साइड प्लस जलवाष्प मिलके सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस जलवाष्प मिलके क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड। और ये दोनों ही जब वर्षा की बूंदों के साथ नीचे धरती पे आते हैं तो इसको बोला जाता है अम्लीय वर्षा, जो कि सबके लिए हानिकारक है, हमारे लिए, पादपों के लिए, पूरी की पूरी प्रकृति के लिए हानिकारक है। मुख्य स्रोत जैसे कि हमने बात करी, बिजली घर, कारखाने, वाहनों का धुआं, पेट्रोल ईंधन का दहन, ये सारे जो रीजन्स है वो किसके लिए? सोडियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण है। लेकिन जब ये सोडियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में जाती है, वायुमंडल में पहले से उपस्थित जलवाष्प के साथ जब अभिक्रिया करती है, उस अभिक्रिया के फलस्वरूप सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। जब यही सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड वर्षा जल के साथ नीचे धरती पे आता है, इसी को बोला जाता है अम्लीय वर्षा। तो इस बात में आपको कहीं कोई संदेह नहीं रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। लेकिन अब अपन बात करते हैं प्लास्टिक वर्षा के बारे में। हमने अम्लीय वर्षा, इसके बारे में हम पहले से भी थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन एक नया फिनोमिना जो आया है वो है प्लास्टिक वर्षा। इस वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक, यानी कि माइक्रोप्लास्टिक किसी ना किसी रूप से वायुमंडल में पहुंच जाती है। ये माइक्रोप्लास्टिक जिसके कण लगभग 5 मिलीमीटर से कम होते हैं, वर्षा के साथ धरती पे गिरते हैं। यानी कि माइक्रोप्लास्टिक जो कि वायुमंडल में पहुंच जाती है, वर्षा के कणों के साथ 5 mm से जो छोटे कण है वो धरती पे पहुंचते हैं, और इसको बोला जा रहा है प्लास्टिक वर्षा। अक्टूबर 2025 में इंडोनेशिया में इसको देखा गया, जकार्ता में इसको महसूस किया गया, इस पे स्टडी की गई, और वहां पे पाया गया कि 5 mm से छोटे कण जो है वर्षा के साथ माइक्रोप्लास्टिक के पाए गए हैं, और ये एक तरह से इसको प्लास्टिक वर्षा कहा जा सकता है। आगे अपन बात करते हैं कि वायुमंडल में भाई पहुंचता कैसे है। ये बात तो मान ली कि छोटे 5 mm से छोटे कण वर्षा के साथ में नीचे वायुमंडल में आ रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह से तो पहुंचते होंगे। उसके कुछ रीजंस है। कपड़े धोने के जो रेसे हैं, देखिए सिंथेटिक कपड़े आजकल काफी पहन रहे हैं, इनके जो रेसे हैं काफी बारीक होते हैं, और ये रेसे निकलते हैं, जल और वायु में मिल जाते हैं, और उससे ये वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। आगे वाहनों के टायरों का जो घर्षण होता है, इससे जो माइक्रोप्लास्टिक निकलती है वो भी वायुमंडल में पहुंच जाती है। खुले में कचरा जलाने की वजह से जो विघटन होता है, उससे जो उत्सर्जन होता है, उससे भी वायुमंडल में पहुंच जाता है। और नदी समुद्र में जो प्लास्टिक कचरा है, ये भी एक मेजर रीजन है। ये 4 ऐसे मेजर रीजन है जिनकी वजह से वायुमंडल में प्लास्टिक जाती है, और 5 mm से छोटे कण जो है वो वर्षा के साथ नीचे धरती पे आ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं कहाँ कहाँ ऐसे फिनोमेना देखे गए। देखिए अक्टूबर 2025 में इंडोनेशिया जकार्ता, जिसके बारे में हमने बात करी,
न्यूजीलैंड का जो ऑकलैंड है, यहाँ तो स्थिति और ज्यादा भयानक है। 74 मेट्रिक टन माइक्रोप्लास्टिक आसमान से गिरती है। लगभग 30 लाख प्लास्टिक की बोतल बनाई जा सकती है। इतनी संख्या में, न्यूजीलैंड एक छोटा सा कंट्री है, वहां का भी एक छोटा सा शहर है ऑकलैंड, और सिर्फ ऑकलैंड में इतनी प्लास्टिक वर्षा के साथ गिरती है कि 30 लाख प्लास्टिक बोतल्स बनाई जा सकती है। लंदन में भी ऐसे फिनोमिना देखे गए। जापान का माउंट फ्यूजी, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है, वहां पे भी इस तरह की वर्षा देखी गई है। ये काफी चिंताजनक है। और इंडिया में भी हालांकि इसमें रिसर्च चल रही है, लेकिन चंबल नदी जो है, जिसके प्रदूषण के स्तर को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में भी इस तरह की समस्या हो रही है। आगे बात करते हैं क्या होता है। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं जलीय जीवन पे। झीलों, नदियों पर मछलियों और उनके जीवों के अस्तित्व को नुकसान पहुंचाती है। मिट्टी और फसलों पे इसके पोषक तत्व जो मिट्टी के हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसका अल्टीमेट असर हमारे खाद्य श्रृंखला पे, हमारी खाद्य सुरक्षा पे पड़ने वाला है। आगे खाद्य श्रृंखला पे, माइक्रोप्लास्टिक खाद्य श्रृंखला का हिस्सा बनकर मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। एक मैं आपको सीक्वेंस समझाता हूं कि ये कैसे बनता है। एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। मान लीजिए ये है व्यक्ति रमेश। रमेश ने कपड़े धोए, कपड़े से माइक्रोप्लास्टिक निकला। ठीक है, क्या निकला? माइक्रोप्लास्टिक। एमपी से आप इसको समझे। माइक्रोप्लास्टिक कहां पहुंचा? नाले में। ठीक है, नाले से कहां पहुंचा? नदी में। ठीक है, नदी से कहां पहुंचा? समुद्र में। ठीक है, समुद्र से कहां पहुंचा? ये जो मछली है इसके पेट में, क्योंकि मछली है, अगर मान लो वहां जो फूड आइटम्स है उनके साथ मिल गया माइक्रोप्लास्टिक तो भी मछली के पेट में पहुंच गया, और डायरेक्टली मछली ने अगर कंज्यूम कर लिया तो भी मछली के पेट में पहुंच गया। और इस मछली को किसने कंज्यूम किया? सुरेश ने। तो ये सुरेश के पेट में भी पहुंच गया। इस प्रकार हमारी जो खाद्य श्रृंखला है उसमें ये जो है, इसका इम्पैक्ट, इसकी नकारात्मक प्रभाव सीधे पड़ते जा रहे हैं। आगे बात करते हैं क्या किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसका पूर्ण त्याग किया जा सकता है। सिंगल यूज का मतलब है जो अपन, मान लो जो चीनी लेके आते हैं वो प्लास्टिक, चाय लेके आते हैं वो प्लास्टिक, ये ऐसी प्लास्टिक जिसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, इसको सिंगल यूज बोला जाता है। इसको तो पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। खुले में प्लास्टिक जलाना बंद कर देना चाहिए। स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होने चाहिए। जुर्माना लगाया जाना चाहिए। कपड़े धोते समय माइक्रोफाइबर फिल्टर का उपयोग करना चाहिए। और प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से, यानी कि साइंटिफिक तरीके से उसका निपटान होना चाहिए। ये कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। एक बात होती है सर्कुलर इकोनॉमी की। सर्कुलर इकोनॉमी दोस्तों इसको बोला जाता है। कैसे बोला जाता है अपन इसको समझते हैं। देखिए, कोई रिसोर्स है, पादप है, वहां से मान लो पेपर बनाया या प्लास्टिक बनाई। ठीक है, प्लास्टिक बन गई, हमने यहाँ यूज कर ली प्लास्टिक। दोबारा प्लास्टिक को रीयूज किया जाना चाहिए। यूज के बाद, यानी कि एक बार प्रयोग आने के बाद उसी प्लास्टिक को दोबारा रीयूज करना है, दोबारा उससे कोई प्रोडक्ट बनाना है और उसको दोबारा यूज करना है। इससे क्या है कि एक इकोनॉमी सर्कुलर शेप में ये प्रोडक्ट चलते रहेंगे, बाहर एनवायरनमेंट में इनका फैलाव नहीं होगा। तो हमारी लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। आज की यही हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, हमने बात करी। उम्मीद करता हूं आपके लिए डिस्कशन फायदेमंद हो। इसी तरह आप अच्छे से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।